Hello students, so we have been talking about different types of disease, different varieties of disease, ठीक है, and different patterns of disease. So आज के lecture में we'll move ahead and we'll talk about the treatment for disease, ठीक है. तो उससे पहले I'll let you know that कि जो disease causative है, they can be viruses, they can be bacteria, और काफी सारे डिसीज में देयर आर वर्म्स आल्सो, ठीक है. तो जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया है दे डिवाइड वेरी रैपिडली और दे इंक्रीज द नंबर वेरी रैपिडली, ठीक है. व्हाइल द वर्म्स दे डिवाइड और दे इंक्रीज द नंबर स्लोली, ठीक है. तो अगर वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, तो वो काफी जल्दी आपकी बॉडी में स्प्रेड होगा, और अगर वर्म से डिसीज है तो काफी स्लोली स्प्रेड होगा, ठीक है. नाउ मे बी ये जो टर्म मैं अभी बोलूंगा मैंने प्रीवियसली बोल रखा है, बट फिर भी मैं एक बार यहां पे मेंशन कर देता हूं. देयर इज अ टर्म नोन एज पैथोजन. सो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन से पहले लेट्स टॉक अबाउट एंटीजन. एंटीजन क्या है? सो एंटीजन आर एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू बॉडी. एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू बॉडी, that does not belong to the body or does not belong to body, that is considered as antigen. जो चीज मेरी बॉडी को बिलोंग नहीं करती है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, और अगर वो मेरी बॉडी में एंटर हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एंटीजन. Or if that particular thing that is not a part of my body, if it causes a disease, if antigen causes disease, so we term it as पैथोजन. क्या कहा जाता है उसे? उसे पैथोजन कहा जाता है, ठीक है. अगर कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर होता है which obviously the bacteria is not part of my body, ठीक है, तो that bacteria is going to be termed as antigen, ठीक है. And if that bacteria causes harm, if that bacteria makes me ill, तो that bacteria is going to be considered as a pathogen, ठीक है. जैसे आप दही खाते हो तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, पर यह बैक्टीरिया आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, ठीक है. तो उस केस में आप सिंपली उसको क्या टर्म करोगे? एंटीजन है. एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू द बॉडी, डज नॉट बिलोंग टू द बॉडी, इज एंटीजन. और इफ देयर इज सम अदर बैक्टीरिया, ओके, दैट एंटर्स योर बॉडी एंड इट कॉजेस डिसीज इन योर बॉडी, सो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज पैथोजन, ठीक है. नाउ अब अगर कोई पैथोजन एंटर होता है आपकी बॉडी को हार्म करने के लिए, तो आपकी बॉडी को खुद को बचाना पड़ेगा. सो द बॉडी हैज इट्स ओन इम्यून सिस्टम और द प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो उसको क्या करती है? बचा के रखती है. जैसे आप आपके मोबाइल फोन्स में, आपके लैपटॉप्स में आप यूज करते हो एंटीवायरस, ठीक है. तो एंटीवायरस क्या करता है? लैपटॉप को बचा के रखेगा, मोबाइल को बचा के रखेगा वायरसेस से. उसी तरीके से अपनी बॉडी के पास भी खुद का एक सॉफ्टवेयर है, खुद की एक सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो आपको डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करती है, ठीक है. तो इफ एंटीजन कॉसेस डिसीज वी टर्म इट एज पैथोजन. तो अब लिखेंगे एंटीबॉडी क्या है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ immune system. Body consists of immune system,
which is made up of lymphocytes, and there are many other cells. I'll talk about the lymphocytes. So body consists of immune system which is made up of lymphocytes. Okay, lymphocytes की अगर बात करें, I'll put it as the B cells and the T cells. So there are the B cells and the T cells. ठीक है, तो B cells and T cells are the part of the immune system. ठीक है, और ये B cells और T cells क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं, B cell प्रोड्यूस एंटीबॉडी. ठीक है, तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. स्पेसिफिकली अगर पूछा जाता है कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप बोलोगे बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो टी सेल्स क्या करते हैं, तो टी सेल्स हेल्प बी सेल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी में पैथोजन एंटर हो रहा है तो मेरी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और मेरे इम्यून सिस्टम के जो दो मेन कंपोनेंट्स है बी सेल्स एंड टी सेल्स, दे वुड बी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, दिस एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट एंटीजन या फिर pathogen. Simple and easy. So for the production of antibody there is requirement of a pathogen or an antigen जो आपकी बॉडी को हार्म कॉज कर रहा है. So I hope this is very clear. Antigen क्या चीज है, any foreign particle to my body is termed as antigen, but if that antigen causes disease, if antigen causes disease, so we term it as pathogen. और उस पैथोजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी फाइट करने के लिए उसके पास जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करती है, वो बनाती है एंटीबॉडीज. ठीक है, एंड दिस एंटीबॉडीज दे फाइट अगेंस्ट द एंटीजन और द पैथोजन. ठीक है, कौन बनाता है, तो बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं. बी सेल्स और टी सेल्स में स्पेसिफिक पूछा जाए तो बी सेल बनाता है, टी सेल हेल्प करता है, हेल्प्स बी सेल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ओके, सो अगर एंटी बॉडी आपको क्लियर हो गया. ठीक है, नाउ एक और चीज जो अपन कंज्यूम करते हैं, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर आपको टैबलेट देता है, उन टैबलेट्स को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स. दोस टैबलेट्स आर टर्म्ड एज एंटीबायोटिक्स. तो ये एंटीबायोटिक्स क्या काम करती है. ठीक है, तो एंटीबॉडी तो आपके पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेगी, बट अपार्ट फ्रॉम देम देयर इज एंटीबायोटिक्स आल्सो अवेलेबल. सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. अब यहां पे एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए वी शुड बी नोइंग हाउ डज बैक्टीरिया अफेक्ट द बॉडी. बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होता है तो किस तरीके से बॉडी को हार्म करता है. तो मैं लिखता हूं पहले, लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इट एंटर्स द बॉडी, और बॉडी में एंटर होने के बाद इट forms a protective cover around itself. ठीक है, तो बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होता है तो एंटर होने के बाद वो क्या करता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवर अराउंड इटसेल्फ, एंड दैट प्रोटेक्टिव कवर इज नोन एज सेल वॉल. ठीक है, तो लेट्स से देयर इज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी. ठीक है, अब एंटर होने के बाद वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक थिक लेयर बनाता है सेल वॉल का, प्रोटेक्टिव लेयर, और क्या करता है,
वो अंदर ही रह के अपना नंबर बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस इट्स नंबर। ठीक है, इट प्रोलिफरेट्स। अब जब नंबर बढ़ेगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज नंबर। ठीक है, अब ये जब आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। एंटीबॉडीज दे ट्राई टू अटैक इट, बट वो अटैक नहीं कर पाती क्योंकि जो प्रोटेक्टिव लेयर है, the protective layer of the cell wall does not allow antibody to kill the बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो एंटीबॉडीज को बैक्टीरिया तक नहीं पहुंचने देता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को मार नहीं पाते। They are not able to kill the bacteria। ठीक है, और बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाता है, नंबर बढ़ाने के बाद सेल वॉल खुद तोड़ेगा, दूसरे सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाएगा। तो आप क्या करते हो, यहां पे एक चीज यूज करते हो, दैट इज एंटीबायोटिक्स। तो अगर एंटीबॉडीज नहीं तोड़ पा रहे सेल वॉल को, बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो एंटीबायोटिक्स लेते हो, ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? सो एंटीबायोटिक्स block the pathway of bacteria for cell wall formation। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो पाथवे था जिसके थ्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू फॉर्म सेल वॉल। और जब वो सेल वॉल नहीं बना पाता है, प्रोटेक्टिव कवर नहीं बना पाता है, तो होता क्या है, now the antibody can identify and kill बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब क्या करेगी, अब एंटीबॉडीज कैन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगी, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगी और बैक्टीरिया को मार डालेगी। बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आके बैक्टीरिया को मार डालेगी। ठीक है, तो इनिशियली वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही थी क्योंकि देयर वाज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द बैक्टीरिया, बट अभी क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, ब्लॉक द पाथवे ऑफ बैक्टीरिया फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। वो कवर बनाने नहीं देती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने नहीं देती है, तो बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाता है और एंटीबॉडीज अटैक करके बैक्टीरिया को मार देती। सो दिस इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो आप दवाइयां खाते हो, दोज आर एंटीबायोटिक्स एक्चुअली। सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। आपको ये तो पता चल गया करते क्या, दे ब्लॉक द पाथवे जिसके थ्रू बैक्टीरिया सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें, सो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, they are chemical substances produced by बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया को यूज करते हो एंड फंगाई। ठीक है,
तो मैं दो एंटीबायोटिक्स का नाम बताता हूं, वन इज फंगल बेस्ड, अनदर इज बैक्टीरियल बेस्ड। जैसे कि एक है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। और दूसरी है, आपने सुना होगा पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई। किससे ऑब्टेन्ड होता है? फंगाई से ऑब्टेन्ड होता है। और अगर मैं फंगस का नाम मेंशन करूं कौन से फंगस से, तो नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम नोटाटम। साइंटिफिक नेम लिखूंगा मैं, पेनिसिलियम notatum is the name of the fungus that leads to the production of the antibiotic penicillin, ठीक है। तो अभी आपके पास दो नाम है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करेगा? फंगाई को मारने का काम करेगा, सॉरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। 1 सेकेंड गाइस। Okay, is it clear? So we have mentioned the names of two antibiotics. तो अपन को याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स का काम क्या है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को सेल वॉल या प्रोटेक्टिव लेयर बनाने नहीं देता है, सो दे गेट एक्सपोज्ड टू द एंटीबॉडीज एंड द एंटीबॉडीज कैन किल देम, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, सो पेनिसिलियम नोटाटम प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। अच्छा, this is streptomycin, I'm sorry, penicillin, this is streptomycin. So streptomycin is bacterial based antibiotic and penicillin is fungi based, ठीक है। Now the discovery of penicillin, that was by mistake, गलती से इसको डिस्कवर किया था। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जो एंटीबायोटिक्स से क्या काम करते हैं, वेरी क्लियर। नाउ दिस इज फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए आप यूज कर सकते हो, आप वायरसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस का जो पाथवे है, जिस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है, दैट इज इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि जो वायरस होता है, if this is a virus, तो ये क्या करता है, when it enters the human body, it enters the cell, वो सेल में एंटर होता है। जैसे दिस इज अ टिपिकल सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, लेट्स से दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल है। वायरस काफी ज्यादा एडवांस आप कंसिडर कर सकते हो। तो जब ये सेल के पास आता है तो ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल किसको पास कर देता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल पास कर देता है जो सेल के अंदर ये एंटर हो रहा है। अगर मेरी बॉडी के सेल में एंटर हुआ है तो मेरी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस को क्या करेगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल दे देगा। तो अब होगा क्या, मेरी ही बॉडी का सेल, मैं यहां पे दिखाता हूं, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे क्या वायरल जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज सेल का जेनेटिक मटेरियल।
अब क्या हो गया, दोनों जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो गए। अब ये जो सेल मेरा है या जिसकी भी सेल के अंदर एंटर हुआ है, ये सेल क्या करेगा, ये सेल प्रोड्यूस करेगा, सेल प्रोड्यूसेस वायरल प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये वायरल प्रोटीन्स क्या करेंगे, वायरल प्रोटीन कॉसेस टॉक्सिसिटी इन बॉडी। जो वायरल प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो वायरल डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट भी करेगा। तो वायरल genetic material replicates and increases number, ठीक है। तो ये आप देखो वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट करता है। वायरस कोई सेल वॉल बनाने का काम नहीं करता है। वायरस बॉडी में एंटर होकर सेल के पास जाके अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है, किसको, सेल के जेनेटिक मटेरियल को। और फिर क्या होता है, वो सेल से प्रोड्यूस करवाता है खुद के वायरल प्रोटीन्स, जो क्या करते हैं, जो क्रिएट करते हैं टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर, जो क्रिएट करते हैं टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर। और इट ऑल्सो द वायरल जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो रेप्लिकेट्स एंड इंक्रीजेस इन नंबर। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सीधा सेल के अंदर जाके उस सेल से खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो वायरल डीएनए है या फिर वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है या फिर वायरसेस, वायरस uses other cell to produce its, or we can also put it as virus uses the biochemical pathways of other cell biochemical pathway of other cell to produce its own viral protein. So viruses use biochemical pathway of other cell to produce its own viral proteins. तो बैक्टीरिया जिस तरीके से इन्फेक्ट करता है बॉडी को, वायरस जिस तरीके से इन्फेक्ट करता है बॉडी को, सो दिस इज बोथ डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड दैट इज द रीजन एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वायरसेस। आपको रीजन अब पता चल गया। सो एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वायरसेस। उसको वायरसेस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वायरसेस के केस में देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन। यहां पे लिखते हैं नो सेल वॉल तो एंटीबायोटिक्स तो कहां पे काम आती है, जहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो बट वायरसेस के लिए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ हाउ डू वायरसेस से अगर बचना हो तो कैसे बचेंगे। एंटीबायोटिक से बचने वाली बात तो मैंने आपको बता दी, बट अगर वायरस से बचना है तो कैसे बचेंगे। तो यहां पे लिखते हैं वायरसेस कैन बी ओवरपावर्ड बाय ओनली द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट देम। viruses or the virus can be overpowered by developing immunity against them in the body.
अगर वायरस से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी पहले से। तो यहां पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट वैक्सीन। अब वैक्सीन लेते हो वायरस से बचने के लिए, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज माइल्ड फॉर्म और स्मॉल virus, or not the small, it's a weak virus. Weak virus introduced in the body. वैक्सीन में क्या किया जाता है, माइल्ड फॉर्म और द वीक वायरस इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। तो इससे क्या हो जाता है, बॉडी बिकम्स अलर्ट एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी and kills the virus। तो आपने क्या किया, वैक्सीन में क्या होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ वायरस होता है या फिर वीक फॉर्म ऑफ वायरस होता है, उसको बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करते हो। जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी बिकम्स अलर्ट एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड किल्स द वायरस। ठीक है, और बॉडी या फिर इम्यून सिस्टम अपन बोल सकते हैं, इम्यून सिस्टम also keeps the record, immune system also keeps the record of the virus and antibody produced। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम रिकॉर्ड रखती है, आपकी इम्यून सिस्टम, मैं यहां पे एक और टर्म यूज करूंगा, मेमोरी। ठीक है, इट ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द मेमोरी ऑफ द वायरस एंड द एंटीबॉडी विच वॉज प्रोड्यूस्ड। क्यों रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर वायरस एंटर्स द बॉडी द इम्यून सिस्टम कैन रिएक्ट रैपिडली, है ना। जैसे कि अगर आपको मैं एकदम से क्लास में आके बोलता हूं कि यार आज आपका टेस्ट है, ठीक है, और आपको टेस्ट पेपर में देता हूं एंड यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आपको काफी टाइम लगेगा क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द पेपर, आपको पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो आपको लेट्स से पेपर लिखते लिखते 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको बता देता हूं कि यार कल आपका एग्जाम लेने वाला हूं मैं और ये क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, तो अगर मैंने आपको पहले से बता दिया है और मैं फिर आपका नेक्स्ट डे पे टेस्ट लेता हूं और मैंने आपको क्वेश्चंस बताए रखे थे, आंसर्स बताए रखे, तो आप क्या होगा, आप फटाफट आंसर्स लिखोगे और आप पेपर को जल्दी सॉल्व कर दोगे कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस वन जिसमें मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया था। तो जो आपका रिस्पॉन्स है ना, वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्विक व्हेन आई गिव यू द आंसर्स एंड द क्वेश्चंस पहले से। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे भी क्या किया जा रहा है कि अगर मुझे कोई वायरस से बचना है तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही उस वायरस को बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो बॉडी क्या करेगी, क्योंकि मैं वीक फॉर्म कर रहा हूं नॉट द स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी बिकम्स अलर्ट एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड किल्स द वायरसेस। अलर्ट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड किल द वायरस। ठीक है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द वायरस एंड द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मेमोरी में रहेगा इम्यून सिस्टम के। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम वायरस बॉडी में आया तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड काफी क्विकली करेगी। नाउ अपनी बॉडी में एक और मैकेनिज्म है वायरस से बचने का, दैट इज अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, जैसे मैंने अभी दिखाया कि
सेल इन्फेक्ट हो गया था वायरस से, तो वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन नोन एज इंटरफेरॉन. If a cell is infected by virus, the cell produces एंटीवायरल प्रोटीन. ठीक है, उस एंटीवायरल प्रोटीन का नाम क्या है, दैट इज interferon. The name is interferon. If a cell is infected by the virus, the cell produces antiviral proteins. अब ये एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करते हैं, दिस एंटीवायरल प्रोटीन्स दे अलर्ट अदर सेल्स अबाउट द वायरस. इंटरफेरॉन प्रोटीन्स alert other cells regarding viral attack. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो नियर बाई सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, because they would become more alert. So interferon proteins alert other cells, or let's say nearby cells regarding the viral attack, and thus nearby cell become alert. तो बॉडी का खुद का सिस्टम है वायरस से बचने का. और दूसरा जो अपन ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज वैक्सीन्स. ठीक है, तो इंटरफेरॉन इज एंटीवायरल प्रोटीन जो क्या करेगा, व्हेन इफ अ सेल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस, द सेल प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स. नाम क्या है, इंटरफेरॉन, जो क्या करेगा, दूसरे नियर बाय सेल्स को अलर्ट कर देगा रिगार्डिंग द अटैक ऑफ द वायरस. तो जो नियर बाय सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे. जैसे कि इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि द कॉसेटिव ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, पेट में छाले हो जाने का रीजन क्या था, दैट वाज द पुअर लाइफस्टाइल. आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, ठीक है, यू नॉट लीडिंग ए हेल्दी लाइफ. तो इसकी वजह से क्या होता था, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते थे. इनिशियली इट वाज नोन लाइक दैट, बट टू साइंटिस्ट, रॉबिन वॉरेन ठीक है, एंड बैरी मार्शल, ठीक है, दे डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि पेप्टिक अल्सर्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू द पुअर लाइफस्टाइल, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरिया. ठीक है, discovered that peptic ulcer are not caused by poor lifestyle और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं. Discovered that peptic ulcers are not caused by poor lifestyle but by bacteria. Okay, it is caused by bacteria.
ठीक है, एंड दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. Both of them, they were awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine in the year 2005 for the work in Physiology and Medicine. ठीक है, तो रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल को आपको याद रखना है पेप्टिक अल्सर्स के लिए, जिनने प्रूव किया कि पेप्टिक अल्सर्स आर नॉट कॉज ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल or poor lifestyle. It is due to the bacteria. ठीक है, and they were awarded the Nobel Prize in the year 2005. ठीक है, now moving ahead, अगर मीन्स ऑफ स्प्रेड देखें तो काफी सारे अलग अलग तरीके जिसके थ्रू स्प्रेड किया जा सकता है डिसीज को. So means of spread में there are airborne disease. जो एयर के थ्रू क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. तो causative agents of such disease such disease spread through air. ठीक है, जैसा अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस इट्स अ एयरबोर्न डिसीज भी आप बोल सकते हो, इसलिए आपको मास्क पहनना पड़ रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल में मेंशन कर देता हूं. तो एग्जाम्पल्स आर कॉमन कोल्ड, cough, then there is pneumonia and TB. ठीक है, so these are some of the examples of airborne disease. ठीक है, so यहां पे क्या chances of the spread is more, chances of spread is more if we are close to infected person. ठीक है, तो अगर infected person के ज्यादा पास अपन खड़े तो चांसेस क्या है, काफी ज्यादा है कि आप उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं इन्फेक्शन के. तो सच डिसीज आर नोन एज द एयरबोर्न डिसीज. ठीक है, क्लोज रूम में अगर हो आप तो वहां पे भी क्या वेंटिलेशन नहीं है ठीक से, तो क्या होगा, जो इन्फेक्टिव एजेंट्स है वो स्प्रेड अंदर घूम रहे होंगे रूम के अंदर, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज मोर इन केस ऑफ एयरबोर्न डिसीज इफ यू आर इन अ नॉन वेंटिलेटेड रूम. Then there are waterborne disease. Waterborne is through water. तो क्या लिखेंगे, the causative agents of such disease spread through water. Causative agents spread through water. ठीक है, if the excreta from someone suffering from infection if excreta of someone suffering from cholera
mixes with the drinking water, तो क्या होगा, जो पैथोजन है, जो कॉसेटिव एजेंट्स है, वो क्या हो जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, और फिर लोग अगर पानी को पीते हैं तो वो पानी से बॉडी में एंटर हो जाएगा और कोलेरा कॉज करेंगे। ठीक है, now there are STDs, sexually transmitted disease. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी कहा जाता है। तो यहां पे द कॉसेटिव एजेंट्स दे स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। Agents spread through sexual contact with infected person। अगर आप infected person के contact में आते हो sexual contact में, तो ये it is termed as a sexually transmitted disease। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक हग्स, हैंडशेक, आप कोई स्पोर्ट्स साथ में खेल रहे हो या फिर रेसलिंग, तो उन सब चीजों से स्प्रेड नहीं होता है। सो इट शुड बी अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। नाउ सबसे भयंकर जो डिसीज है एसटीडी जो है, दैट इज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी syndrome। ठीक है, and another is syphilis, syphilis। so these are two, there are many more but मैंने दो मेंशन किए, एड्स एंड सिफिलिस। तो ये दोनों चीजें थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्प्रेड होती है, डज नॉट स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक और चीज मैं एड्स के बारे में लिख सकता हूं कि एड्स वायरस स्प्रेड्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एड्स का जो वायरस है उसका नाम क्या है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स का जो वायरस है कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दैट मीन्स अगर गलती से आप एड्स से सफर होने वाले पेशेंट का या किसी का ब्लड ले लेते हो तो जो एड्स का वायरस है आपकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, सो एड्स वायरस कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और एक और तरीका है, इट ऑल्सो स्प्रेड्स फ्रॉम
pregnant mother to fetus, from pregnant mother to the developing baby, fetus में जा सकता है। अगर मदर इज अफेक्टेड फ्रॉम एड्स तो बेबी को भी एड्स होने के चांसेस ज्यादा है। एंड एक और चीज है एड्स के कि द वायरस कैन रीच द न्यूबॉर्न बेबी थ्रू mother's milk if mother is infected। अगर मदर इन्फेक्टेड है और बेबी का फॉर्मेशन चल रहा है यूट्रस में, तो उस टाइम पे जो वायरस है वो मदर से प्लेसेंटा से क्रॉस होके बेबी के पास जा सकता है और बेबी को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर बेबी फॉर्म हो चुका है तो भी वायरस मदर के मिल्क के थ्रू बेबी के बॉडी में, जो चाइल्ड ब्रेस्ट फेड हो रहा है उसकी बॉडी में एंटर हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है एड्स। फिर फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू फीटस एंड फ्रॉम मदर्स मिल्क टू द न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, अब मीन्स ऑफ स्प्रेड में एक और है, दैट इज स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वेक्टर्स। ऑफ डिसीज थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब होता है व्हीकल। क्या मतलब होता है वेक्टर्स का? बायोलॉजी में वेक्टर्स का मतलब होता है व्हीकल। तो यहां पे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स एक व्हीकल का काम करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द पैथोजेंस। मेनी एनिमल्स in our surrounding they act as a vehicle or vector for the transport of pathogens और माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉसिंग डिसीज। एक ही बात हो गई। ठीक है, वेक्टर्स और व्हीकल्स क्या है? सो दे आर व्हीकल्स। तो मेनी एनिमल्स इन अ सराउंडिंग दे एक्ट एज व्हीकल और वेक्टर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉसिंग डिसीज। तो अगर इन पैथोजेंस को खत्म कर दे, इन वेक्टर्स को अगर खत्म कर देंगे तो भी डिसीज नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर एक बात करें अपन यहां पे मॉस्किटो की, अगर बात करें फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तो यहां पे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये काम कर रही है एज अ वेक्टर और किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है? इट ट्रांसपोर्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉसिंग मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और डिसीज कौन सी होती है? मलेरिया होती है। तो जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसके सलाइवा के थ्रू ह्यूमन ब्लड में एंटर हो जाता है और जो ह्यूमन होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है मलेरिया से। तो यहां पे जो मॉस्किटो है ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है व्हीकल का, वेक्टर का
और किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है? तो ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको कैरी करने का काम कर रहा है, ठीक है। और डिसीज कौन सा होता है? इट कॉजेस मलेरिया। देन देयर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, अगेन इट्स गोइंग टू बी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है, इट कॉजेस अ डिसीज नोन एज फिलारियसिस, जिसे it causes a disease known as filariasis, which is also written as elephantiasis. डिसीज को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो ये जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो यहाँ पे क्या कैरी करता है? इट कैरीज दी फिलेरियल वॉर्म, ठीक है, उसके एग्स कैरी करेगा। देन देयर इज एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है, ठीक है, इट कॉसेस व्हाट? इट कॉसेस येलो फीवर है, डेंगी है, ठीक है। तो यहां पे ये जो मॉस्किटो से क्या काम कर रहे हैं? ये व्हीकल्स का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसको? पैथोजेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिससे मलेरिया हो सकता है, फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस हो सकता है, येलो फीवर एंड डेंगी हो सकता है। देयर आर सम फ्लाइज आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। देयर आर सम फ्लाइज आल्सो इन्वॉल्व व्हिच वर्क एज अ वेक्टर। ये तो मैंने मॉस्किटो लिख दिया। यहाँ पे फ्लाइज की अगर बात करें, देयर इज हाउस फ्लाई, जो जनरली घर में आपको देखने को मिलती है। इट कॉजेस टाइफॉइड, कोलेरा भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज सीसी फ्लाई, it causes sleeping sickness, it causes sleeping sickness. And there is the sand fly, it causes काला अज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाइज वेक्टर का काम कर रही है, यहाँ पे मॉस्किटो वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द डिसीज दे स्प्रेड थ्रू दी वेक्टर्स एज वेल, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने फीमेल 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 ही मेंशन किया है। दैट डजंट मीन कि फीमेल्स का काम है खून चूसना, ठीक है। फीमेल्स की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, why are females working here as the vector? Because this all the females are supposed to be pregnant. जब females pregnant होती है, they require more nutritious food for the developing egg. तो उस केस में they suck the blood of humans and other animals, because the human blood or the blood of any other animals is more nutritious. ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला ब्लड होगा ना, तो जब वो उस ब्लड को सक करेगी तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, दैट इज गुड फॉर द डेवलपिंग बेबी, ठीक है। सो द मेल मॉस्किटोज आर नॉट गोइंग टू बाइट और सक द ब्लड. द मेल मॉस्किटोज दे फीड ऑन फ्रूट जूस and other things, not the blood. Okay, only the female mosquitoes which are pregnant, they would only feed on the human or the animal blood.
ठीक है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, काफी सारा डिस्कशन हुआ आज के लेक्चर में, आपको बातें समझ में आई है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स डू ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है, आई विल कॉल यू बैक एंड विल सॉल्व द डाउट, ठीक है। मेक श्योर आप लेक्चर अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो और अच्छे से नोट्स बनाओ, बिकॉज इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।